फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जरूर शो हो। अगर मैं बोलूं कि एक ये वॉल है, वॉल को आप पूरे 2 घंटे के लिए पुश कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, आप अपनी तरफ से तो कहोगे हाय मैं थक गया, मैंने बहुत मेहनत करी, बट क्या वो वर्क डन हुआ? आप तो फोर्स लगाए जा रहे थे, आपने मेहनत भी करी, ऑब्वियसली आप थक भी जाओगे 2 घंटे तक अगर आप एक ही चीज को पुश करे जा रहे हो। बट इज दैट वर्क? वो वर्क नहीं है साइंस की लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में तो हम पढ़ाई को भी बहुत ज्यादा वर्क मानते हैं। बहुत पढ़ लिया, आज बड़ा काम किया हमने, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, बहुत काम किया है ना। बट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर आपने कोई फोर्स लगाई है तो उसने अपनी पोजीशन चेंज करी या नहीं करी। चाहे बच्चे अगर आपके पास यहाँ पे एक टेबल था ना, टेबल को आपने थोड़ा सा खिसका के ए से बी तक भी लगा दिया विद इन अ सेकेंड, तो ये भी क्या हो जाता है? फोर्स डन हुई है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेस हो गया टेबल, अपनी पोजीशन उसने चेंज कर दी। तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे वर्क डन, हम निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखो कैसे वर्क कर रहे हैं हम। हमने एक सिलेंडर ले लिया, लेट अस सपोज एक सिलेंडर आपने लिया है, उस पे एक पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन पे आप प्रेशर लगा रहे हो पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया हमने पिस्टन का, ठीक है। और पिस्टन का जो एरिया है डेट इज ए स्क्वायर सेंटीमीटर, ए मीटर स्क्वायर ले लो, ए है एरिया। अब गैस जो है इसके, जैसे ही आपने पिस्टन पे प्रेशर लगाया, जो गैस थी वो एक्सपैंड हो गई। गैस एक्सपैंड होके आपके पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर देगी, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेट इज डी एक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? डी एक्स। अब हमें वर्क डन निकालना है, डी डब्ल्यू। अगर हम देखें डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है? अभी आप सबने मुझे बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो है मेरे पास dx, बट मुझे फोर्स नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं ना। तो प्रेशर कितना है हमारा? पी एक्सटर्नल, एरिया हमें ए दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट dx है। बट dx को मैं माइनस ऑफ dx लिखूंगी। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेस करके वो उसको ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो ओपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? फिर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस ऑफ dx आएगा, ठीक है। तो आपके पास w का क्या आ गया फॉर्मूला? p एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू माइनस ऑफ dx। ये सबको क्लियर हुआ कि क्यों माइनस आएगा? देखो बच्चे, हमने क्या था, ये अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, आपने ये फोर्स लगाई, ठीक है, हमने प्रेशर इस तरह से लगाया, अब डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होनी चाहिए थी, लेकिन गैस ने क्या करा? एक्सपैंड हो गई। गैस एक्सपैंड हुई तो गैस ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, और आपका पिस्टन कहाँ गया? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब हमारी डिस्प्लेसमेंट हमारी फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। यस, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब देखो W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब बच्चे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को, या एरिया को मैं किसी भी डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो दैट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख देंगे? दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, डीवी लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास डी डब्ल्यू क्या आ गया? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो ये किसके इक्वल आ जाता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्रेशर इंटू डीवी। और अगर हमें डब्ल्यू निकालना तो इंटीग्रेशन ले लो, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, दिस वुड बी द इंटीग्रेशन। तो above वर्क इज डन ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वर्क डन। इसको हम मैकेनिकल वर्क डन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे बच्चे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब वर्क डन होगा किस पे? ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का क्या मतलब है? कि वर्क डन सिर्फ हमारे थ्रू हो रहा है, जो हमारी फोर्स है वो सिस्टम की फोर्स से ज्यादा है। जब हमारी फोर्स बच्चे सिस्टम की फोर्स से ज्यादा होती है, तो वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। और अगर है वर्क डन बाय द सिस्टम,
अगर वर्क सिस्टम के थ्रू हो रहा है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन क्या होगा, देन हमारा जो सिस्टम का फोर्स है, जो हमारी सिस्टम फोर्स लगा रही है, वो थोड़ी ज्यादा होगी हमारी फोर्स से, ठीक है, सिस्टम की फोर्स ज्यादा होगी हमारी वाली फोर्स से, तो उस केस में वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको हम एक कोड वर्ड से याद रख सकते हैं, बाय टू नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी को क्या कर दो, बाय कर दो, तो जहां भी वर्क डन बाय होगा वहां नेगेटिव साइन, ठीक है, बाय पे नेगेटिव और ऑन पे पॉजिटिव साइन होगा। ये बात सबको क्लियर हुई? यस, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है। इस सर्दियों में तो ना खांसी जुकाम ही पीछा नहीं छोड़ते इंसान का। चलो, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन से पहले एक बार हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं बच्चे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी इक्वल टू वर्क डन प्लस हीट एब्सॉर्ब्ड। हीट जितनी आप मान लो कि पहले इंटरनल एनर्जी 50 किलो जूल थी, पहली इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से थी, रैंडम मोशन की वजह से, रैंडम मोशंस की वजह से पहले इंटरनल एनर्जी उसकी खुद की थी, फिर हमने कुछ हीट दी सिस्टम को और वर्क डन हुआ, ठीक है, व्हेन यू आर गिविंग सम हीट टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन, तो उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी चेंज हो गई, मान लो 80 हो गई, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट वुड बी गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगा, कितनी आप हीट दे रहे हो किसी सिस्टम को और वो कितना वर्क डन कर रहा है। तो ये फॉर्मूला सबने याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे क्यू क्या है, हीट, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वर्क डन। अब देखो एक चीज और लिखी है इन्होंने, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अभी अभी हम पढ़ के आए ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी है, ठीक है, अगर बच्चे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, और डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के, डेल्टा यू वुड बी इक्वल टू क्यू। फिर ये वो तीन बहनें याद है ना हमने पढ़ी थी, एक हीट कैपेसिटी, एक मोलर हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इन्होंने एक वो स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में डी क्यू को लिख दिया, एन सीवीडीटी आया था, तो डी यू इज इक्वल टू एन सीवीडीटी। सीवी का क्या मतलब है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, सीवी इस तरह से लिख दिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी फिलहाल के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो प्लीज। यस, नो, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। एनी अदर थिंग? क्वेश्चंस करें फिर हम अटेम्प्ट, ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस देन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखो बच्चे ये क्वेश्चन कोई यूं ही सीबीएसई से नहीं उठाए, नीट और जेई के क्वेश्चन हमने लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बने साथ साथ, ठीक है। जैसे आप बोलते थे ना हम कैटालिस्ट और फोटोन में क्या रहेगा डिफरेंस, तो देखो बच्चे हम फोटोन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान देंगे, कैटालिस्ट में क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो फोटोन में 10 क्वेश्चन कराए, कैटालिस्ट में हम 5 करवा के 5 की थ्योरी बता देंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम। आपके जो बैचेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक शिफ्ट हो जाएंगे, तो आई थिंक सो जो हमारी फ्राइडे को क्लास आएगी वो फोटोन और कैटालिस्ट के बैच में आएगी, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो बच्चे पक्का ही है। हाँ बच्चे, देखो कुछ बच्चों की वजह से ही थोड़ा सा डिले हो गया है, बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया था, तो संडे लास्ट तक हमने फॉर्म को रखा था, मंडे कल का भी दिन दिया, जिसका रह गया कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है मेरे क्लास में जिसका अभी भी रह रहा हो? यस एनीवन? अगर रह गया बच्चे फिल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सबने कर ही दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको हाँ मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे बैचेस आपके, या तो थर्सडे को या फिर अपकमिंग वीक में, तो है ही है वो तो डेफिनेटली है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ये देखो ये नीट 2017 का ही क्वेश्चन है कि a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant pressure of 2.5 atmosphere and volume of 2.5 liter to 4.5 liter, change in internal energy आपको निकालना है in joules। joules में change in internal energy निकालना है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी आएगा, जब उसको 101.33 से मल्टीप्लाई करोगे, एटमॉस्फेरिक को जब हम 101.33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जॉउल्स में आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं मैं बताऊंगी, वो आप खुद करोगे। ये यहाँ पे डाउट आ सकता था, तो वो मैंने बता दिया। जो भी आपका आंसर आएगा निकाल के, उसको डेल्टा यू की जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको क्या करना है, 101.33 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर इन जाउल्स। ठीक है, अब मैं सबको टाइम दूंगी। 19 हुए हैं, आपको 2-3 मिनट मिलते हैं 21 तक। आपको पोल में इसका आंसर लिखना है निकाल के। कोई भी ये जय माता दी वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ भाई ABCD जय माता दी यही वाला आंसर होगा, वो नहीं करना किसी ने। ठीक है, माता बचाती है बट हर बार माता भी नहीं बचाती, वो भी कहती है कि बेटा पहले मेहनत करो, है ना। चलो गो फॉर द आंसर, पहले सोचो निकालो देन टिक करना, ऐसे ही रैंडमली नहीं टिक करेंगे। करो, नहीं मैं तो बताऊंगी चाहे आपका हो जाए चाहे ना हो, आई विल एक्सप्लेन इट, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली। फटाफट से करो इसको, देखते हैं कौन बचा कितनी जल्दी आंसर करता है। ये टाइम स्टार्ट नाउ, ओनली 2 मिनट्स यू हैव। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। 22 पे पोल बंद हो जाएगा और हम डिस्कस करेंगे। टू वोट्स आई हैं अभी तक, एक बच्चे का, एक ने सही किया एक ने गलत। ठीक है, कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा अपना। 3 बच्चों ने वोट किया, तीनों ने अलग अलग। अरे ये तो क्वेश्चन ही बड़ा डिमांड में है, सब अलग अलग वोट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? चलो फटाफट से, अभी तक 8 वोट्स आई हैं और 3 स्टूडेंट्स का सही आंसर है। मैं ये भी बता देती हूँ, 3 स्टूडेंट्स का आंसर हमारा सही है। 10 वोट्स जिसमें से 4 स्टूडेंट। एक ही मिनट रह गया, फटाफट से कर लो। बस टाइम ओवर, और 10 ही वोट मिली है मुझे, क्या बात। फटाफट किया करो बेटे, इतने ढीले क्यों हो रहे हो? अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह तो एनर्जी होती है। लास्ट वाली क्लास में तो कह सकते हैं थक थक जाते हैं बच्चे, बट अभी तो सुबह का टाइम है, अभी थके हुए उठे हो तुम लोग। यस, ऐसा है क्या? उठे ही थके हुए हो? देखो कैसे करेंगे इसको। करेक्ट चार, मतलब देखो कैसे बच्चों ने वोट किया है। A, C और D को वोट मिली है, 4 वोट इसको, 4 वोट इसको, 4 वोट इसको, इन्होंने मिली जुली सरकार बना दी है। ये कह रहे हैं हम किसी को नहीं जिताना चाहते, हमारी तरफ से सारे निकम्मे हैं, है ना। चलो अब हम देखते हैं जीतेगा, जीतना कौन चाहिए था। अभी मैंने आपको बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये बात हम करके आए अभी अभी। अब देखो क्यों इन्होंने क्या बोला है, इंसुलेटेड। वेल इंसुलेटेड कंटेनर मींस नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड। तो मतलब आपका क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू के। अब एक बार हम देख लें, वर्क इज डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है। गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, गैस अलाउड है एक्सपैंड करने के लिए।
गैस एक्सपैंड कब करती है? जब हमारी फोर्स कम हो, जबकि सिस्टम की फोर्स ज्यादा हो, यानी कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। वर्क क्या है? डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। तो पहले तो आपको वही ऑप्शन देखने हैं जिसमें वर्क डन नेगेटिव है। ए तो हो ही नहीं सकता, वर्क डन पॉजिटिव है। डी नहीं हो सकता, वर्क डन पॉजिटिव है। सी और बी में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब जो ए और डी वाले थे वो तो बिल्कुल ही कट गए। अब बचा बी और डी में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी डीवी, पी इंटू डेल्टा वी। प्रेशर कितना है? 2.5। डेल्टा वी कितना डिफरेंस है? 2.5 और 4.5। 4.5 माइनस 2.5, यानी कि 2.5 इंटू ये क्या हो गया हमारे पास? 2। तो ये आ गया 5.0, ठीक है। डब्ल्यू 5.0 एटमोस्फेयर में आया है, ये हमारे पास एटमोस्फेयर लीटर। लेकिन हमें किसमें निकालना था? जाउल में। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी वैल्यू आएगी उसको 101 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 जूल्स। सो 5 इंटू 101.33 अप्रोक्स आ जाएगा 505, वो भी नेगेटिव का, माइनस का, ठीक है ना। ये सारा माइनस में चल रहा है, तो माइनस का 505 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, जाउल। यस, और करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये बात सबको क्लियर हुई अब? यस। हाँ, 506 जो भी अप्रोक्सीमेटली 505 ही ले लेंगे। ग्रेट। तो ध्यान से, वेरी गुड। जिसका सही आया उसका गुड है। लेकिन बच्चे जो थोड़ा ध्यान से कुछ क्वेश्चंस, अब देखो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, आप देखना जितने भी क्वेश्चन नीट और जेई में आए हैं, दे आर नॉट वेरी मच हाई कैलकुलेशन। कभी भी बहुत ज्यादा हाईली कैलकुलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब अगला देखो क्वेश्चन, इससे भी इजी है। When 1 mole of gas is heated at constant volume, temperature is raised from 298 to 308 Kelvin. Heat supplied to the gas is 500 joule. Heat 500 joule है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी? ए बी सी डी में से, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट हमें ट्रू प्रूफ करनी है? तो इसके लिए भी हम पोल रेस करते हैं। सोच समझ के आंसर करना है, रैंडमली कोई भी क्लिक नहीं करेगा कुछ भी। चलो, गो फॉर इट। 28 तक का टाइम है, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं मिलेंगे। ये तो वैसे विद इन सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट जिसने पकड़ लिया ना, अरे जिस पकड़ लिया, शायद किसी ने एक आंसर आया मेरे पास और वो करेक्ट है, उसने वो पॉइंट पकड़ लिया जो मैं बताना चाह रही थी। ग्रेट। हाँ, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड बेटा। अरे वाह, तीन तीन वोट्स आई हैं, तीनों करेक्ट, वेरी गुड। इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं बच्चे मेरे साथ पढ़ पढ़ के, है ना। ग्रेट है। चलो फटाफट से, 3 वोट्स आई हैं, जल्दी जल्दी। अरे एक बच्चे ने थोड़ा नहीं पकड़ पाया, वो गलत कर गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, एक आधी माफ है, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक आधी बस। ठीक है, फिर भी 4 वोट सही आई हैं। फिर एक और बच्चे से नहीं पकड़ा गया। वेरी गुड। 7 वोट्स आउट ऑफ दैट 5 आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। वोट करो जल्दी से, एटलीस्ट 12 वोट्स तो करो। सेवन 7 वोट्स हैं करेक्ट को, बिल्कुल सही। वेरी गुड, अच्छी बात है। देखा, ऐसे ही डरते हो तुम लोग, नीट और जेई में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इतने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। चलो ठीक है, टाइम ओवर हो गया।
अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, कुछ नहीं करना था, एक ही पॉइंट पकड़ना था इस क्वेश्चन में हमें। हमें कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है? वॉल्यूम क्या दे रखा है? कांस्टेंट। मतलब W इज इक्वल टू पी डीवी। वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। वर्क डन जीरो होना चाहिए था। पकड़ लो कोई भी ऐसी टर्म जिसमें वर्क डन जीरो। इसमें वर्क डन 500 जूल लिखा है, नहीं, वर्क डन जीरो। ठीक है, वर्क डन लिखिए, वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू लिखिए, तो एक ही केस है जिसमें वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जो है वो यहाँ पे डेल्टा ई के इक्वल लिखा हुआ है, क्यू के इक्वल आ जाएगा। वो क्यू हमारी 500 जूल की सप्लाई कर रहे हैं और वर्क तो हमारा हो ही जीरो गया है। तो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट है। क्लियर हुआ सबको? डन, वेरी गुड। सही गया ना? हाँ, बिल्कुल सही है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो, कोई ऐसे नहीं आ जाएंगे कि हाँ भाई बड़ा ही मुश्किल पूछ लिया, हम तो कर ही नहीं पाए। अब ये और इजी क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है ये। अपना हिसाब लगाओ, मेंस में भी इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि आप उसको कर सको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही? ठीक है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर मेरे को बता दो। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है इसके लिए। कितने परसेंट का मैं बोलूं? सिर्फ दो, अपना दिमाग को 20% का जोर डालो, यू विल एबल टू आंसर इट। अभी सिर्फ 20% का बोला है मैंने, ठीक है? ये तो 20% वाला क्वेश्चन है, इजी बहुत। और जब ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कंफ्यूजन में गलत कर दोगे, लेकिन जब मैं बताऊंगी ना तो आप बोलोगे मैम यही करना था, और ये मेंस का क्वेश्चन है। गो फॉर इट। 20 हुए हैं, हाँ, 30 हो गए हैं, 32 तक सिर्फ 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। अरे वाह, 1 सेकेंड में आंसर मिला है मेरे को एक का। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है बेटा, वेरी गुड। अरे गलत कर दिया एक बच्चे ने, दो बच्चों ने सही कर दिया। ठीक है, 1 मिनट और दूंगी बस। 32 पे मैंने पूरे क्लोज कर देना है पोल। ओनली 1 मिनट टू गो। ठीक है, 5 वोट्स मिली है करेक्ट आंसर को। इसका मतलब कि अब बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है कॉन्सेप्ट के साथ, उन्हें करना आ गया है। एक दो बच्चे गलत भी हो जाते हैं वोट्स, तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली ओके। उसमें मैं नहीं बोलूंगी कि चलो एक आधी गलती तो हमसे भी हो जाती है। तो जिनसे हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे समझो ठीक से, आप बेटर कर पाओगे। ठीक है, ऑल्दो ज्यादातर बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेटर होता मुझे दिखाई दे रहा है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप बच्चे अभी मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मैं देख रही हूँ 12 वोट्स आई हैं जिसमें से 9 वोट्स एब्सोल्युटली ठीक है हमारे पास। ठीक है, so this is well and good thing कि you are able to attempt the mains question as well. चलो अब बात करते हैं बच्चे, हमारे पास क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज आवर फर्स्ट, क्या बोल सकते हैं हम इसको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इन्होंने बोला साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि बच्चे डेल्टा यू ही जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ही जीरो होती है। तो इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो हो गया। तो क्यू किसके इक्वल आ गया? माइनस डब्ल्यू के। तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नीचे बोला एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक का मतलब क्यू जीरो, तो डेल्टा यू बच्चे डब्ल्यू के इक्वल आनी चाहिए थी। इन्होंने माइनस डब्ल्यू लिखा है, जबकि यहाँ पे एज्यूम भी किया गया है कि नॉन एक्सपेंशन वर्क जीरो है, यानी कि वर्क जो है वो सारा हमारे थ्रू ही हो रहा है। सिस्टम तो कोई वर्क दे ही नहीं रहा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। ऑन द सिस्टम में तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होना चाहिए डेल्टा यू के इक्वल, इन्होंने नेगेटिव कर दिया, तो ये जो है उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन बी। अब ये देखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का क्या मतलब हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पी डीवी, डीवी जीरो, वर्क जीरो, तो डेल्टा यू इज एब्सोल्युटली इक्वल टू डेल क्यू। तो डेल्टा यू सीधा सीधा क्यू के इक्वल आ गया। आइसोथर्मल में क्या होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब भी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है, देन इंटरनल एनर्जी जीरो।
तो सेम थिंग है, W इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। तो A C D करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी है। ठीक है, ये भी सबको क्लियर हुआ? यस, सही क्या? इतना आसान मैंने कहा था ना, जब कहो करूंगी मैं तो आप बोलोगे इतना आसान था। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर है। अगर आप सोचो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस में ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के थ्रू यू आर गेटिंग 4 मार्क्स। ठीक है ना? तो क्लियर है? बस यही यही करना है, हमें इजी बना देनी है सारी चीजें। चलो, अब ये तो हमने पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की तीसरे नंबर वाली बहन हीट कैपेसिटी थी, मोलर हीट कैपेसिटी थी, और उसकी तीसरे नंबर वाली बहन कौन सी थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो किसके इक्वल था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था? वो बच्चे याजदान, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा। ठीक है। मयूर कह रहा है मैम मेरा सोचने का तरीका अलग था, तो शायद मैंने गलती से सही कर दिया। चलो मयूर, ऐसी गलतियां होती रहे आपसे, बट बच्चे कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है हमने। ठीक है, ये सबसे इजी आंसर है। इसके लिए मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगी। ठीक है, ओनली 1 मिनट फॉर दिस, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से करा था, तीनों बहनों का जिक्र। ठीक है ना, ये सबको याद भी होंगी। चलो, 35 पे मैंने लॉन्च किया, 36 पे मैंने बंद कर देना। वेरी गुड। 3 वोट्स, तीनों सही। अरे अरे अरे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारी क्लास के। ओह वेरी गुड, 5 वोट्स एंड ऑल आर करेक्ट। वेरी गुड। अब ऐसा कर दो, एक भी बच्चा गलत आंसर ना दे। देखते हैं ऐसा क्वेश्चन में आता है या नहीं। 7 वोट्स एंड ऑल आर करेक्ट। वेरी गुड। करो करो, फटाफट से वोट करो। यस, गो फॉर इट। 7 votes and all are correct. This is really very nice thing. नहीं, वो उसकी भी जरूरत नहीं है बेटा, शुभम, उसकी जरूरत ही नहीं है। इजी क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही है। 8 वोट है, 8 के 8 इक्वल है। चलो, 2 वोट्स और चाहिए मुझे सिर्फ। 10 वोट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अरे मोहित ने तो शिनचैन की फोटो लगाई है, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है मोहित की फोटो में। शिनचैन या मोहित? किस किस को पसंद है शिनचैन? यस, शुभम, गलत बात होगी फिर तो। अर्चित ने शुभम के ऊपर ही पकड़ा गया। मुझे बहुत पसंद है शिनचैन, हम मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है। नहीं मैम, हाँ शुभम इंटेलिजेंट है, शुभम ये बताना चाह रहे। जल्दी 1 वोट और कर दो, फिर फटाफट डिस्कस करें हम। अच्छा, वो तो मुझे ना थोड़े ऐसे मुश्किल मुश्किल लगते हैं, समझ नहीं आते ये जो बनाए होते हैं इतने टफ। पता नहीं लोग तो कौन कौन से वो सुपर हीरोज की देखते हैं मूवीज। वो चीजें तो मुझे समझ से बाहर है मेरी। हाँ, चलो। 10 वोट्स आई हैं, बट एक बच्चे ने कर दिया है वो थोड़ा गलत, कबड़ा कर दिया उसने। 9 वोट टू करेक्ट आंसर एंड 1 वोट टू द इनकरेक्ट आंसर। तो बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने एस से डिनोट किया था, जिसको हमने कैसे निकाला था? सी डिवाइडेड बाय एम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज सी डिवाइडेड बाय एम, जहां पे हमारे पास सी का क्या फॉर्मूला था? सी इज जनरली डी क्यू बाई डी टी। ठीक है ना? क्यू इंटू डेल्टा टी आप ले लो, क्यू सी डेल्टा टी था। और एस की जगह हमने यहाँ पे क्या, क्यू की जगह क्या लिख दिया? क्यू बाई डेल्टा टी एम। तो क्यू एस की फॉर्म में एस डी टी इंटू एम भी था। तो जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैसे निकालते हैं? हीट कैपेसिटी को मास ऑफ सब्सटेंस से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और मास ऑफ सब्सटेंसेस में जनरली 1 ग्राम हमने लिया था। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाला इससे भी इजी है। एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ये तो एक भी बच्चा गलत नहीं कर सकता, आई एम डैम श्योर। ये तो एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। यस,
फटाफट से पोल रेस करते हैं। ये तो आधे मिनट का क्वेश्चन है ना, आधे मिनट में ही कर सकते हैं बच्चे। जितना मैंने पोल रेस करना है उतना अपना आंसर बस फटाफट वो करना। यस, गो फॉर इट, फटाफट से। एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। अरे गलत कर दिया, क्या कर रहे हो बेटा? ध्यान से नहीं देखते। बहनों का भी आंसर लिख दिया इसमें, सबसे पहले वाले नंबर वाली उसका लिखना था, यूनिट। हाँ, 3 बच्चों ने गलत कर दिया, बाकी 7 ने ठीक करा। ध्यान से किया करो। हीट कैपेसिटी सिर्फ सी का, यानी कि dq बाई dt। क्यू कॉलम में, हीट केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में या जाउल में, सॉरी, हीट जाउल में तो जाउल पर केल्विन, किलोग्राम या केल्विन कुछ नहीं, सिर्फ केल्विन। टेम्परेचर और हीट के बीच में हीट कैपेसिटी क्या होती है? क्यू बाई टी, यानी कि जितनी हीट है वो जाउल में है, टेम्परेचर केल्विन में है, सो दैट वुड बी जाउल पर केल्विन। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होना था। ठीक है, वैसे काफी बच्चों ने सही किया, एक दो ने शायद जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, है ना? किस किसने गलत कर दिया जल्दी जल्दी में? कौन मोलर हीट कैपेसिटी बता रहा था मुझे? वेरी गुड। हाँ, अर्चित, अर्चित ने जल्दी जल्दी में लगता है किसी स्पेसिफिक या मोलर का बता दिया। हाँ, रिवाइज हो रहा है ना, तभी क्वेश्चंस लिए हैं। शुभम वेरी बैड, ये उम्मीद आपसे तो बिल्कुल नहीं थी मुझे। ठीक है, वेरी गुड यजदान। आनंद ने भी करेक्ट किया, वेरी गुड। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं ना इनसे। तो एक आधा सेशन ऐसा भी रखा करेंगे जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्या होते रहे, रिवाइज। अब देखो, हमने ये कॉन्सेप्ट करते हैं, इसके लिए पहले ना पेन चेंज करते हैं क्योंकि इस पे दिखेगा नहीं फिर। कौन सा कलर ले लें? ये वाला ले लेते हैं। देखो, देयर इज नो मैकेनिकल वर्क इज डन इन केस ऑफ एन आइसोकोरिक सिस्टम। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि पी डीवी जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अभी हमने पी एक्स वर्क डन क्या हो गया? जीरो। और अगर बच्चे हम अगेंस्ट द वैक्यूम चल रहे हैं जहां पे प्रेशर जीरो हो, प्रेशर जीरो के केस में भी वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो। चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो, वर्क डन दोनों ही केसेस में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, आइडियल गैस के लिए हम निकाल रहे थे ना, डी यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में हमने निकाला था। अब हमारे पास क्या आया? एनसीवीडीटी। अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी कि सीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम सीएम की बात करें, सीएम क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। सीएम को हमने डिफाइन किया था ना, जो हीट कैपेसिटी की बहन थी, सेकंड नंबर वाली, उसको हमने कैसे लिखा था? मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म से वो किया था। यस, याद है सबको? सीएम, मोलर हीट कैपेसिटी। तो सीएम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सीएम इज इक्वल टू डी क्यू डी टी इंटू एन। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे? आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर जीरो हो जाए, जिसमें सीएम में क्या हो? टेम्परेचर जीरो हो जाए। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाती है? इन्फिनिटी पे आ जाती है। सो दैट वुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारी हीट कैपेसिटी क्या होगी? इन्फिनाइट होगी। आइसोबैरिक प्रोसेस में इन्फिनिटी। आइसोबैरिक में क्या रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो जनरली वर्क डन जीरो हो जाता है और वो एग्जैक्टली इक्वल आती है क्यू के। ठीक है ना, सीएम इज इक्वल टू, अगर हमारे पास वर्क डन जीरो है, अगर आप इसको डब्ल्यू की फॉर्म में लिख रहे हो, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो ये सिंपल एक क्यू के इक्वल आएगा। सेम आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होगा। एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक में क्यू ही जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास पूरा का पूरा ओवरऑल भी क्या रहेगा? जीरो ही हो जाएगा। सीएम क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम सीएम की वैल्यू ये लिख रहे हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू एन, तो डीक्यू ही जीरो है, तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो आइसोथर्मल, इन्फानाइट, आइसोबैरिक में रिलेट करेंगे हम उसको वर्क डन के थ्रू क्यू वैल्यू के साथ। आइसोकोरिक में भी वॉल्यूम जीरो होगा तो वो रिलेट हो जाएगा। ठीक है, पर एडियाबैटिक में वो जीरो हो जाएगा। तो ये सारों चारों प्रोसेसेस हमने पहले भी पढ़ी थी, याद है ना? पढ़ी थी। फोटोन को आप पढ़ाओगे बच्चे। अभी ना हमारे पास देखो कोई भी टाइम टेबल नहीं आया है। ठीक है, तो मैं किसी को भी ऐसे बोलना नहीं चाहती कि हाँ फोटोन को मैं पढ़ाऊंगी या कैटालिस्ट को मैं पढ़ाऊंगी। तो अभी आप लोगों को ही क्या, हमारे पास भी कुछ टाइम टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो जैसे ही हमें टाइम टेबल मिलेगा, बैचेस अलॉट होंगे, देन ओनली वी कैन डिस्कस कि किसको कौन सा बैच लेना है, ठीक है। बाकी ऑल्दो आपने मेरे अलावा किसी और टीचर से भी पढ़ा होगा, सारे टीचर्स हमारे बेस्ट है, ठीक है ना। तो उस चीज की कोई भी टेंशन ना लो। आप बस ये देखो, अपना फोकस रखो कि आपको पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर कोई ओपन बैच में भी, हर कोई टीचर ओपन बैच भी लेता है। मान लो अगर आपको ज्यादा मन होता है कभी उनसे मिलने का, आप जाओ उनके ओपन बैच में, उनसे मिल लो, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, बाकी मुझे कुछ भी अभी आइडिया नहीं है बेटा। सो आई विल नॉट गिव एनी फेक प्रोमिस टू एनी वन। आई हैव नो आइडिया कि कौन से बैच को कौन पढ़ाने वाला है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एडियाबैटिक कंडीशन का ही है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन में आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन वाले में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें सिर्फ एक चीज देखनी पड़ेगी या दो चीजें? एक ही चीज देखनी है, चलो ये भी हिंट दिया। एक ही चीज देखनी है और उस पे आंसर आएगा। देखते हैं वो पॉइंट, ये पॉइंट पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी देखते हैं कौन पकड़ पाता है। चलो एक फिर भी हम देखते हैं कि कौन ये वाला पॉइंट हमारा जो है रीच कर पाता है। यस, गो फॉर इट। 45 हुए हैं, 47 तक मेरे को आंसर दे दो। अरे पकड़ लिया, जिसने भी आंसर करा है करेक्ट है वो। अरे नहीं भी, किसी ने गलत भी कर दिया। ठीक है, देखते हैं। दो ही वोट्स आई हैं, 3 वोट आई हैं, तीनों के अलग अलग आंसर है, ठीक है। दो बच्चों का अब सही आंसर जा रहा है, वेरी गुड। फिर से गलत, 5 वोट, 2 सही को 3 गलत को। अब 2 और 2 से 3, ठीक है, जीत रहा है मतलब हमारा सही आंसर। 7 वोट्स आर देयर, ओनली 1 मिनट टू गो। 46 पे मैंने ये वाला क्वेश्चन हटा के एक टॉपिक कराना है। यस, गो फटाफट से। 3 वोट्स, 4 वोट्स टू करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। 4 वोट्स ही हैं अभी तक। अरे अरे अरे, सबको दो दो भी मिल गई है। इनकरेक्ट ऑप्शन को भी दो दो वोट्स मिल रही हैं, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को 4 मिली हैं। देखो बच्चे, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? अब इन्होंने क्या बोला है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है तो मतलब वर्क डन तो है, वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो एक ऐसा ही केस बनता है जहां पे फ्री एक्सपेंशन होगी कि वर्क डन उस केस में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रही है। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा है, तभी एक्सपैंड करेगी ना। तो डैट वुड बी एडियाबैटिक है, क्यू तो होनी ही जीरो थी, क्यू जीरो होनी थी और वर्क डन जीरो नहीं होना था। तो देख लो भाई, वर्क डन जिसमें जीरो एक ही ऑप्शन में नहीं था, तो वो ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? आंसर सी, कि वर्क डन जीरो नहीं हो सकता इस केस में, ठीक है। सिर्फ एक यही तुक्का हमें लगाना था। क्लियर है ये सबको? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? फटाफट से बता दो, हाँ ना तो कर लो। अरे ये नेट को क्या हो गया, क्यों स्लो चल रहा है? एक सेकेंड। चलो, अब हम एक टॉपिक करेंगे बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा हो गया। अब हम वर्क कैलकुलेशन करेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। देखो अभी अभी हमने पढ़ के आए वर्क डन का फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। अब लिमिट लगा दो। लिमिट्स क्या लगाई मैंने? वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी को क्या लिख सकते हैं? एनआरटी बाई वी। पी की वैल्यू क्या होगी? एनआरटी बाई वी। मैंने डब्ल्यू में पुट कर दी, माइनस वी आई बाई वी एफ, एनआरटी बाई वी इंटू डीवी। अब एनआरटी को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, एनआरटी को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, वी आई बाई वी फाइनल, माइनस ऑफ एनआरटी था ये,
और dv बाय v, जब भी बच्चे हम dv बाय v लेते हैं ना, तो उसकी इंटीग्रेशन जो है दैट वुड बी इक्वल टू लॉग नेचुरल vf बाय vi। उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाती है? लॉग नेचुरल vf बाय vi। अब लॉग नेचुरल vf बाय vi की वैल्यू निकालना मुश्किल है, तो लॉग नेचुरल को लॉग में हम कैसे चेंज करते हैं? दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एनआरटी 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये किससे मल्टीप्लाई होता है? 2.303 लॉग ऑफ वीएफ बाय वीआई। ये हमारे पास आ जाएगी वर्क कैलकुलेशन। दोबारा बताती हूँ, देखो अब हम सही से पेज में करेंगे। वर्क की वैल्यू हम निकाल के आए हैं, वी आई बाय वी एफ माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये हमने अभी अभी किया था। ठीक है, वर्क की। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। पी को एनआरटी बाय वी भी लिख सकते हैं, पुट कर दी मैंने पी की वैल्यू एनआरटी बाय वी इंटू डीवी। लिमिट्स रहेंगी वी आई वी एफ, माइनस को बाहर ही लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं माइनस छूट ना जाए। अब माइनस एनआरटी को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? डीवी बाय वी, वी आई टू वी एफ। डीवी बाय वी की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे? लॉग नेचुरल वी एफ बाय वी आई, यानी कि ऊपर वाली लिमिट माइनस डिवाइड में लोअर लिमिट। अब लॉग नेचुरल की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी एफ बाय वी आई, ये आ गई हमारे पास वर्क की एक्सप्रेशन, वर्क इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। अब अगर बच्चे हमें प्रेशर की फॉर्म में निकालना हो, तो हमें पता है बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि P बाय V क्या है? कांस्टेंट है, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सॉरी। तो P बाय V1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था? P1 बाय P2 इज इक्वल टू V1 बाय V2, ये थी हमारे पास इक्वेशन। उल्टी लिख दिया मैंने। V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? V1 बाय V2 इज इक्वल टू P2 बाय P1। तो यहाँ पे V1 V2 बाय V1 था, यहाँ पे क्या है? V2 बाय V1 है, तो P की फॉर्म में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अगर आपको P की फॉर्म में लिखनी है इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे? माइनस 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ P इनिशियल बाय P फाइनल। ये हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन रहेगा वॉल्यूम और प्रेशर में। बताओ किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट आ रहा हो तो? एनी डाउट? लॉग किसमें बच्चे? इंटीग्रेशन है ना, डीवी बाय वी की इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला होता है लॉग नेचुरल वी एफ बाय वी आई। ठीक है, और लॉग नेचुरल एल एन की वैल्यू इजिली हम नहीं निकाल पाते, लॉग नेचुरल की वैल्यू हम नहीं निकालते, तो लॉग नेचुरल को कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम 2.303 इंटू लॉग लिखते हैं। कोई भी लॉग नेचुरल की वैल्यू होती है, उसको हम क्या लिख देते हैं? 2.303 इंटू लॉग, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कि वो वैल्यूज जो है हमें इजी मिल जाएगी। सो गॉट इट? एनआरटी कांस्टेंट है ना, उसका इंटीग्रेशन पे बच्चे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन पे किसका इफेक्ट पड़ता है? जो साथ में डेरिवेशन में डीवी था और वी का। एनआरटी तो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता, आर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आर भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर इसमें हमने डीटी तो लिया ही नहीं। ठीक है, लॉग को सॉल्व करते हैं लॉग टेबल देख के। ठीक है, लॉग को सॉल्व करने के लिए बच्चे आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, लॉग टेबल में जैसे आपके पास लॉग टेबल, इसके लिए एक आपका स्पेशल क्लास रहेगा जिसमें आपको लॉग टेबल वगैरह देखना सिखाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी जनरली ना बच्चे वैल्यूज दे रखी होती है इसकी हमें। अगर आपको पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और आप मान लो कि उसमें आपके पास लॉग की वैल्यू ऐसे आ जाता है, कोई भी आपके पास लॉग 4.75 आ जाता है, तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा होगा कि लॉग 4.75 की वैल्यू क्या होगी। किसी ने भी लॉग टेबल को रटना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता लॉग टेबल में किसकी क्या वैल्यू होती है। और अगर नहीं भी होती तो आपको पेपर में भी लॉग टेबल दिया जाता है साथ में, कि आप उसमें से देख के लिख सको। ठीक है ना, पेपर में भी अवेलेबल कराया जाता है लॉग टेबल, तो उसका लॉग का किसी ने टेंशन नहीं लेना कि लॉग कैसे देखना है, या फिर वो एक बार यहाँ आपको टेबल से बता जरूर दिया जाएगा कि अगर आपको टेबल मिल जाता है तो आपको देखना कैसे है। ठीक है, अभी बताओ इंटी पूरी डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो? यस, ये क्लियर है कैलकुलेशन सबको? यस, ये रिवर्सिबल की थी। अब इरिवर्सिबल की भी हमने लगा दी। इरिवर्सिबल में क्या होगा?
कि जो रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं कर सकती, तो उस केस में पी एक्सटर्नल जो है वो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। पी एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक के। तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? डब्ल्यू इज इक्वल टू दैट वुड बी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल आप बाहर ले लोगे, डीवी को क्या लिख दिया? डेल्टा वी। सिंपल आ जाएगा माइनस पी डीवी। तो इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें आपको लिमिट को वो करने की ये लॉग नेचुरल वैल्यू नहीं निकलेगी, सेम ही रहेगा, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है? वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं इस तरह से, पहले वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल है, तो इसके थ्रू आप ग्राफ बना सकते हो, ये स्लोप बन जाती है। ठीक है, स्लोप के थ्रू हम चेंजेस बता सकते हैं कि इतने चेंजेस आए, बट इरिवर्सिबल में कांस्टेंट एरिया रहता है। इरिवर्सिबल में क्या रहेगा? कांस्टेंसी, यानी सिंपल पीडीवी। उसमें इतने चेंजेस आप नहीं दिखाओगे, ये केस में हम पूरे फॉर्मूले के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू चेंजेस दिखा सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो वर्क है वो रिवर्सिबल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में तो एक ही बारी बस आपने फोर्स लगा दी, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ये बच्चे मेंशन होगा कब आपको, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मेंशन होगा। रिवर्सिबल के केस में आप वो लॉग वाला फॉर्मूला लगाओगे, इरिवर्सिबल के केस में हम सिंपल डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी वाला ही लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? एक क्या है क्वेश्चन किसी का? प्रियांशु मैम ये चैप्टर खत्म हो गया मैम, न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा मैम? मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। बच्चे ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, अभी कहाँ खत्म हो गया ये तो मेन स्कोरिंग चैप्टर है। कोई बात नहीं, पिछली वाली रिकॉर्डिंग्स देख लो और आगे वाला पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना प्रियांशु, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, और ज्वाइन किया करो क्लासेस रेगुलरली। ऐसे फिर समझ नहीं आता, एक चैप्टर पूरा ही छोड़ दोगे, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर फॉर नीट एंड जेई। तो अगर यही चैप्टर हमने छोड़ दिया ना, तो ये हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो ग्रुप के लिंक में भी है रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल होंगी बच्चे, मयूक बिल्कुल होंगी। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी किसी ने भी। उसके बाद भी क्लासेस होंगी फर्स्ट टर्म के लिए भी। ठीक है, अब आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक जिसका क्या हो? वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो, वो तो हमने पहले ही कर लिया। तो चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, वर्क डन जीरो ही होना है। आइसोकोरिक में वर्क डन हमारा क्या होना है? जीरो ही हो जाना है। ठीक है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल हमारा डीवी के इक्वल है, तो वर्क डन इस केस में भी जीरो ही हो जाएगा। इस केस में भी हमारा वर्क डन जीरो ही होगा, क्योंकि पी जो है वो जीरो हो जाए। अच्छा, प्रेशर तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, फिर वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो जितना भी आपने प्रेशर लगा दिया एक्सटर्नल के साथ, वो तो कांस्टेंट ही रहा, तो डब्ल्यू भी क्या रहेगा? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब बेटा जीरो तो तब होता है ना जब हम डेल्टा पी लेते हैं, डीपी लेते हैं, जब हम बोलते हैं कि प्रेशर में जो चेंज है वो जीरो होगा। अब प्रेशर तो एक फिक्स्ड वैल्यू लिया है हमने, ठीक है ना? अगर प्रेशर चेंज होगा तो फिर हमारा यहाँ पे डेल्टा पी होना चाहिए था। अगर हमारे पास होना था कि प्रेशर क्या है, कि अगर हम जैसे डेल्टा वी में ले रहे हैं कि डीवी कांस्टेंट है, हमारा टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डीवी जीरो हो जाता है। ठीक है ना? अब इसमें क्या बोला है? पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है। ठीक है, तो पी का हम डीपी तो नहीं लिख रहे ना कि चेंज इन प्रेशर जीरो रहेगा। तो पी एक्सटर्नल अगर आपने मान लो 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखा है सारे में, तो सारे में 10 एटमॉस्फेयर ही रहेगा। चेंज तो हमने बोला ही नहीं कि कोई चेंज हो, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज सच, यानी फॉर्मूला क्या रहेगा? पी डेल्टा वी वाला ही। ठीक है, क्लियर? सीवीसीपी करा तो था हमने मयूक, सीवीसीपी वाला। सीवी क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और सीपी क्या था? कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट कैपेसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी आ रहा था हमारा। ठीक है, तो आज तो इतना ही कर रहे हैं। अच्छा, आंसर दे रहा था, वेरी गुड, बिल्कुल सही है फिर तो। ठीक है, सो बाय टुडे वी विल डू अप टू दिस ओनली। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये वाला गामा वाला, वैसे हमें आता है सीपीसीवी वाला भी, ये गामा के रूल और फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करेंगे। ये थोड़ा सा आगे एक एडियाबैटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, उसका नहीं रहेगा शुभम, प्रेशर कांस्टेंट
प्रेशर चेंज होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रेशर जनरली हम पी डेल्टा वी ले रहे हैं, डेल्टा पी नहीं हमने लिया किसी केस में, तो वो एज सच रहेगा। ठीक है, सो चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। दैट इज रियली वेरी गुड। ठीक है, सो हैव अ ग्रेट डे अहेड।